9 नवंबर 1989। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 1961 को यूएसएसआर के द्वारा बर्लिन में बनाई गई दीवार को वहां की जनता के द्वारा गिरा दिया जाता है। ये दीवार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोल्ड वॉर के दौरान बायपोलैरिटी का एक बहुत ही बड़ा सिंबल थी। ये दीवार 150 किलोमीटर लंबी और पिछले 28 सालों से बर्लिन में खड़ी थी। ये दीवार यूएसएसआर ने बर्लिन में इसलिए बनाई थी ताकि वह पूर्वी बर्लिन में जो पश्चिमी देश और अमेरिका है उसके बढ़ते प्रभाव को रोक सके। इस दीवार के गिरने के साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोल्ड वॉर के दौरान बायपोलैरिटी थी वो खत्म हो गई और दुनिया की दूसरी बड़ी महाशक्ति यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका भी अंत हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर थी यूएसएसआर, उसका विघटन हो गया, कैसे वो डिसइंटीग्रेट हो गई। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे जो यूएसएसआर है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर इमर्ज हुआ, जिसमें सोवियत सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा योगदान था। लेकिन दोस्तों, इस सोवियत सिस्टम में आगे चल के कई सारी जो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी, चैलेंजेस थी, वो क्रिएट हो गए। और हम बात करें अगर सोवियत सिस्टम की, तो अपनी इस कमियों के कारण जो सोवियत सिस्टम था वो यूएसए और दूसरी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनके साथ कंपटीशन में पिछड़ रहा था। और साथ ही साथ जो सोवियत इकोनॉमी थी उसमें भी एक स्टैग्नेशन आ गया था, एक ठहराव आ गया था। धीरे धीरे जो इकोनॉमी थी वो डिक्लाइन कर रही थी। और साथ ही साथ जो सोवियत यूनियन था वो वेस्टर्न कंट्रीज से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में, जो कंज्यूमर गुड्स की अच्छी क्वालिटी होती है उसके मामले में भी पिछड़ रहा था। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर के जो है जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। जो मिखाइल गोर्बाचेव होते हैं ये थोड़ी से लिबरल होते हैं, और जब ये जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर के, तो ये सोवियत इकोनॉमी में आई इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स को लेके आते हैं। और इन्हीं रिफॉर्म्स को मिखाइल गोर्बाचेव रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं ये रिफॉर्म्स क्या थे। मिखाइल गोर्बाचेव जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स सोवियत सिस्टम में आई प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लेके आए थे, उनमें सबसे दो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। ये दोनों ही जो रिफॉर्म्स हैं ये रशियन इनका नाम है, रशियन वर्ड है। चलिए आइए समझते हैं इन रिफॉर्म्स के बारे में। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू जो सोवियत इकोनॉमी थी उसमें जो स्टैग्नेशन आ गया था, जो सोवियत मॉडल था उसमें जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्रिएट हो गए थे, उसको दूर करने के लिए, दोबारा से रिबिल्ड करने के लिए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सम प्राइवेट सेक्टर्स को भी जो है वो क्या किया गया, अलाउ किया गया सोवियत इकोनॉमी में। और साथ ही साथ जो स्टेट का कंट्रोल था सोवियत इकोनॉमी में, हमने देखा था, उस कंट्रोल को भी धीरे धीरे क्या किया गया, रिड्यूस किया गया पेरेस्ट्रोइका के थ्रू। और जो दूसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था वो था ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट के थ्रू क्या किया गया, जो सोवियत इकोनॉमी थी, जो सोवियत सिस्टम था और सोवियत सोसाइटी थी, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में इसमें भी कई सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। साथ ही साथ जो पब्लिक डिस्कशन था ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज, उनको भी क्या किया गया, इनकरेज किया गया। हम कह सकते हैं कि सोवियत सिस्टम में जो पहले पॉलिटिकल सिविल फ्रीडम्स नहीं थी वहाँ की जनता को, वो थोड़ी बहुत जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी, जो सिविल फ्रीडम थी, वो ग्लासनोस्ट के थ्रू दी गई। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे इन्होंने सोवियत सिस्टम में लिमिटेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, और वहाँ की जो सोवियत रिपब्लिक थी, जो लोकल गवर्नमेंट थे, उनको भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी जो है वो पावर के मामले में दी। और साथ ही साथ जो हमने देखा था कि सोवियत सिस्टम में कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर की एब्सोल्यूट जो थी मोनार्की थी, एक एब्सोल्यूट पावर उसके पास थी, उस एब्सोल्यूट पावर को, उस कंट्रोल को भी जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करी। और साथ ही साथ जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने जो कोल्ड वॉर के दौरान जो काफी ज्यादा टेंशन यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चल रही थी, उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करी।
उन्होंने ना सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान टेंशंस को रिड्यूस किया बिटवीन द यूएसएसआर एंड यूएसए, और साथ ही साथ उन्होंने यूएसए और जो पश्चिमी देश थे जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके साथ भी यूएसएसआर के जो रिलेशंस थे उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की। और साथ ही साथ जो एक आर्म्स रेस हमने देखा कि कोल्ड वॉर के दौरान कैसे ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हमें देखने के लिए मिला बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर, उस आर्म्स रेस को भी जो है उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने खत्म किया। कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स किए जिसमें जो हथियार थे, जो हथियारों की दौड़ थी, उसको कम करने की कोशिश की गई। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो सोवियत इकोनॉमी थी उसका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज का आर्म्स रेस में जा रहा था, जिसके कारण सोवियत इकोनॉमी में एक ठहराव आ गया और आगे चल के धीरे धीरे ये इकोनॉमी डिक्लाइन करने लगी। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने आर्म्स रेस को रिड्यूस किया और कई सारे ऐसे एग्रीमेंट्स किए यूएसए के साथ, ताकि जो ये हथियारों की दौड़ है इसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए, इसको कम किया जाए। इसके साथ साथ जो सोवियत यूनियन की आर्मी थी जो कि 1979 में अफगानिस्तान में भेजी गई थी ताकि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट मिले, और साथ ही साथ जो आपका साउथ एशिया है उसमें यूएसए के जो इन्फ्लुएंस है, जो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोका जाए। लेकिन 1989 में मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सोवियत आर्मी थी उसको अफगानिस्तान से भी क्या कर लिया, वापस बुला लिया। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ये जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए सोवियत सिस्टम में, इसका एम था कि सोवियत इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना, सोवियत यूनियन में आई उस सिस्टम में आई प्रॉब्लम्स को दूर करना, उनको ठीक करना, और साथ ही साथ जो सोवियत इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गया था, जो डिक्लाइन आ गई थी, उसको क्या करना, ठीक करना। लेकिन जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं थे, और साथ ही साथ जो वहाँ की जनता थी उसके मन में भी अब धीरे धीरे जो सोवियत सिस्टम था, जो सोवियत गवर्नमेंट थी, उसके प्रति असंतोष जो था वो बढ़ता जा रहा था, और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो गए थे सोवियत यूनियन में, जिसके चलते आगे फाइनली 1991 में सोवियत यूनियन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति क्या हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, डिक्लाइन हो गई, कोलैप्स कर गई। तो चलिए ये जानते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि क्या ऐसे रीजंस रहे थे, क्या ऐसे कॉजेस थे जिसके कारण जो सोवियत इकोनॉमी थी, जो सोवियत यूनियन था, वो क्या कर गया, डिसइंटीग्रेट कर गया। तो चलिए ये जानते हैं उन कारण के बारे में। सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने में, उसके खत्म होने में, उसके विघटन होने में कई सारे महत्वपूर्ण कारण जो थे वो जिम्मेदार थे। उनमें से जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण था वो था इकोनॉमिक वीकनेस। जो सोवियत मॉडल था उसमें कई सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस जो थे वो क्रिएट हो गए थे। सोवियत इकोनॉमी में एक स्टेग्नेशन आ गया था, एक ठहराव सा आ गया था, और धीरे धीरे सोवियत इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि सोवियत इकोनॉमी में हमने देखा कि सोवियत सिस्टम में कैसे जो गवर्नमेंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और साथ ही साथ फुल्ली कंट्रोल था। गवर्नमेंट क्या करती थी, प्रॉपर प्लानिंग करके जो है वो डेवलपमेंट को इंश्योर करती थी। लेकिन आगे चल के जो सोवियत इकोनॉमी है उसमें जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जो सोवियत इकोनॉमी थी वो वेस्टर्न कंट्रीज से पिछड़ने लगी। जो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज थी वो भी हमें देखने के लिए मिली। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसको कंपेयर करें तो वो भी काफ़ी लो था, जिससे लोगों में जो है वहाँ की जो जनता थी अपनी गवर्नमेंट के प्रति और सोवियत मॉडल के प्रति जो असंतोष है वो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। जो सोवियत इकोनॉमी डिक्लाइन करी उसमें जो स्टेग्नेशन आ गया, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि सोवियत सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेटिक था, और ब्यूरोक्रेटिक होने के कारण जो है वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता था। और जो हमने क्या देखा कि जो सोवियत सिस्टम था अपनी इसी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के कारण इसमें जो है बहुत बड़े लेवल पर हमें करप्शन देखने को मिला। और करप्शन के साथ साथ जो रेड टेपिज्म है, साथ ही साथ जो ये सिस्टम था वो अथॉरिटेटिव बन गया, यानी कि ये जो सिस्टम था वो जनता के प्रति उतना अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा, जिसके कारण जो है आगे चल के धीरे धीरे इसमें डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अगर हम बात करें सोवियत डिसइंटीग्रेशन होने के दूसरे सबसे बड़े कारण की, वो थे गोर्बाचेव रिफॉर्म्स। हालांकि गोर्बाचेव रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि जो सोवियत सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। साथ ही साथ इस रिफॉर्म्स का मोटिव था कि जो सोवियत इकोनॉमी थी जो डिक्लाइन कर रही थी उसको दोबारा से रिवाइव किया जा सके, उसको दोबारा से रिबिल्ड किया जा सके। लेकिन ये रिफॉर्म्स जो थे वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं थे, जिसके कारण जो प्रॉब्लम्स थी उनको अच्छी तरीके से डील नहीं कर पाए। गोर्बाचेव रिफॉर्म्स के थ्रू जो पॉलिटिकल फ्रीडम हमें देखने के लिए मिली, हालांकि ये जो पॉलिटिकल सिविल लिबर्टीज थी, फ्रीडम थी,
वो काफ़ी लिमिटेड थी, लेकिन फिर भी अब जनता को जो ये फ्रीडम थी, जो ये आज़ादी थी, उसका टेस्ट लग चुका था और जनता के मन में डेमोक्रेसी के प्रति जो इच्छा थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और अब जनता जो पुराना सोवियत सिस्टम था जिसमें जनता के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखा जाता था, सेंसरशिप हमें देखने के लिए मिलती थी, अब दोबारा से जो जनता है वो उस सिस्टम की तरफ जाना नहीं चाहती थी। तो इसीलिए जो गोर्बाचेव रिफॉर्म्स थे वो इनसफिशिएंट थे, जिसने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन में बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले किया। अगर हम बात करें यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन की, जो नेक्स्ट कारण था वो था राइज ऑफ नेशनलिज्म। हम जानते हैं कि यूएसएसआर 15 जो रिपब्लिक्स है उससे मिलकर बना था, लेकिन आगे चल के जो ये 15 रिपब्लिक्स थे उन देशों में नेशनलिज्म की जो भावना है वो क्या हो गई, क्रिएट हो गई, और धीरे धीरे जो ये रिपब्लिक्स हैं वो अपने आप को एक सॉवरेन कंट्री के तौर पे देखने लगे। और साथ ही साथ जो पावर में हमने देखा था कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस था, वो उसको भी क्या करने लगे, चैलेंज करने लगे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट क्या हुआ कि मार्च 1990 को जो 15 रिपब्लिक्स में से एक रिपब्लिक था लिथुआनिया, उसने अपने आप को यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट यानी कि जो आज़ाद है वो डिक्लेयर कर दिया। और आगे चल के रशिया, यूक्रेन, बेलारूस और लताविया में भी हमें इस तरीके के इंसिडेंट देखने के लिए मिले। अगर हम बात करें तो रशिया में इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में बोरिस येल्सिन एक नेशनल हीरो के तौर पे, एक पॉपुलर हीरो के तौर पे क्या हुए, इमर्ज्ड हुए। और आगे चल के 1991 में रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ने मिलकर जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया सोवियत यूनियन से, और साथ ही साथ ये घोषणा करी कि सोवियत यूनियन जो है अब क्या हो गया है, वो खत्म हो गया है। तो इस तरीके से जो राइज ऑफ नेशनलिज्म था बिटवीन दी डिफरेंट रिपब्लिक्स ऑफ सोवियत यूनियन, इसने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोवियत यूनियन के विघटन होने में, उसके खत्म होने में। अगर हम बात करें सोवियत यूनियन के विघटन की, इसके डिसइंटीग्रेशन की, तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट देखने के लिए मिला जिसे हम बोलते हैं अगस्त कूप 1991। मिखाइल गोर्बाचेव जब जनरल सेक्रेटरी बने यूएसएसआर के, तो वो थोड़े लिबरल थे और उन्होंने कुछ डेमोक्रेटिक, लिमिटेड वे में डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सिविल लिबर्टीज को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट और फुल्ली जो कंट्रोल था सोवियत सिस्टम में, उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करा, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी के जो दूसरे हार्ड लाइनर जो लीडर्स थे वो खुश नहीं थे। और उन्होंने जो है कोशिश करी एक मिलिट्री कूप को करने की। उन्होंने मिलिट्री कूप को जो है मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ इनकरेज किया, हालांकि ये जो मिलिट्री कूप था वो असफल था। अब हम बात करते हैं कि जो सोवियत सिस्टम में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका धीरे धीरे जो कंट्रोल था वो क्या होता जा रहा था, वीक होता जा रहा था। और साथ ही साथ जो अगर देखें जो ईस्टर्न ब्लॉक था, ठीक है, उसका भी क्या हो गया, 1989 में कोलैप्स हो गया। ईस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे कई सारी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी, धीरे धीरे चल करके क्या हुआ कि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरने लगी और वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की क्या होने लगी, स्थापना होने लगी, जिसके थ्रू हमें क्या देखने के लिए मिला कि 1989 में जो ईस्टर्न ब्लॉक है जिसको सोवियत यूनियन लीड कर रहा था वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट। हुआ क्या था कि हम जैसा जानते हैं सोवियत मॉडल क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्लोज्ड मॉडल था, और वहाँ पे जो जनता थी उनको इतने पॉलिटिकल और सिविल जो राइट्स थे, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस था वो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, अपने ही इस मॉडल के प्रति वहाँ की जनता में असंतोष पैदा हो गया, और साथ ही साथ उन्होंने देखा कि जो सोवियत यूनियन था वो वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी पिछड़ रहा था। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, अगर हम उनकी बात करें तो सोवियत जो यूनियन थी उसकी जनता वेस्टर्न आइडियाज से, वहाँ पे लोगों को मिलने वाली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो जनता थी उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी बहुत ज़्यादा क्या हो गई थी, इन्फ्लुएंस हो गई थी। और इन्हीं सब कारणों से धीरे धीरे उनका अपनी सरकार के प्रति, अपने इस सिस्टम के प्रति जो असंतोष है वो पैदा होने लग गया, और आगे चल के इसने सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इस तरह से आगे चल के 1989 में जो बर्लिन वॉल यूएसएसआर ने बनाई थी 1961 में, उसको वहाँ की जनता के द्वारा गिरा दिया गया था। जो शीत युद्ध था, जो कोल्ड वॉर था, उस कोल्ड वॉर के दौरान वेस्टर्न कंट्रीज और जो आपकी अमेरिका था उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जो यूएसएसआर था उसने ईस्ट बर्लिन में इस दीवार को बना दिया था, जो कि बायपोलैरिटी का जो कोल्ड वॉर के दौरान हमने क्या देखा, एक बहुत ही बड़ा सिंबल था। लेकिन धीरे धीरे यूएसएसआर वीक पड़ गया, जो है आगे चल के इसका जो कंट्रोल है वो भी क्या हो गया, लूज हो गया, और हमने देखा कि कैसे जो है
वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो जो बर्लिन वॉल को गिराया गया ये बहुत बड़ा सिंबल था और माना गया कि अब जो द्विध्रुवता है यानी कि जो बाइपोलैरिटी है वो खत्म हो गई। और इसके साथ ही जब 1991 में बोरिस येल्सिन जो रशिया में इलेक्शन के थ्रू जीत कर आए, उन्होंने यूक्रेन बेलारूस के साथ मिलकर ये डिक्लेयर कर दिया कि अब सोवियत यूनियन नहीं रहा और साथ ही साथ अपने इंडिपेंडेंस की जो सोवियत यूनियन था उससे क्या कर दी, अनाउंसमेंट कर दी। तो इस तरह से जो हमने देखा कि दुनिया में जो दूसरी महाशक्ति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभर कर आई, जिसने अमेरिका को ना सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में और साथ ही साथ आइडियोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट कंपटीशन दिया, एक टफ चैलेंज दिया। लेकिन अपनी कई सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण, अपनी कई सारी इंटरनल वीकनेस के कारण जो ये सिस्टम था जिसने दुनिया को एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिया, एक कैपिटलिज्म के काउंटर में सोशलिज्म बेस्ड आइडियोलॉजी दी, सोशलिज्म बेस्ड जो है डेवलपमेंट का मॉडल दिया, वो आगे चल के 1991 में क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। और इस घटना का दुनिया की राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव हमें देखने के लिए मिला। हुआ क्या कि अमेरिका एक सिंगल सोल सुपर पावर के तौर पर इमर्ज हुआ और यहाँ से शुरुआत हुई अमेरिका के विश्व राजनीति में डोमिनेंस की, उसके वर्चस्व की, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसको जानेंगे कि कैसे जो अमेरिका है दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद विश्व राजनीति में इसके क्या परिणाम हमें देखने के लिए मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार मुझे दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करके, कमेंट करके। अगर आपके कोई सुझाव है या आपका कोई डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।